वेलकम दोस्तों, आई भूपेश पांडे वेलकम यू ऑल टू माय चैनल EZ क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि न्यूटन साहब ने दिया था। वो किस तरीके से उनके दिमाग में आया, किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई, कैसे सोचना शुरू करा। कुछ साइंटिस्ट की बात करेंगे, कुछ लोग जिन्होंने इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको ओवरऑल फाइनली कंपाइल किया और हमें दिया सर आइजैक न्यूटन ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर, और इस लेक्चर के साथ आपको बहुत कुछ पता चलेगा, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ी कहानी, ठीक है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, किस तरीके से कोई चीज़ की डेवलपमेंट होती है, कितने सेंचुरीज निकल जाते हैं तब जाके कोई एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी बनती है। जो आज हम बुक्स पढ़ रहे हैं, जितना हमें नॉलेज आज है, वो किस तरीके से इनिशियली आया, कैसे स्टेजेस में आया, किस तरीके से चेंजेस आते हैं, ठीक है, सोसाइटी में, बुक्स में, कंसेप्ट्स में। तो आज ये सब चीज़ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, और इस लॉ के अकॉर्डिंग ये वो बताते हैं कि नेचर में या यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज, ठीक है, नेचर में या यूनिवर्स में हर एक बॉडी हर एक दूसरी बॉडी पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है या एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। हर एक बॉडी नेचर की हर एक दूसरी बॉडी से, ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करती है, महसूस करती है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नेचर के जितने भी बेसिक फोर्सेस होते हैं, उन सारे फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट टाइप ऑफ फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि पूरी अर्थ इज कितना हैवी, आप जानते हो, पूरा अर्थ अगर आप देखो कितना हैवी है, तो पूरा अर्थ मिलके हमें, या सपोज कर लीजिए मुझे, पूरा अर्थ मुझे पुल कर रही है अपनी ओर, तो जितना ताकत पूरी अर्थ लगा सकती है मुझे पुल करने में, दैट इज माई वेट। जो आपका वेट आता है, ठीक है, आप वेइंग बैलेंस पे अपना वेट चेक करते हो, दैट वेट इज द फोर्स बाय विच द होल अर्थ इज पुलिंग यू डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पूरी इतनी बड़ी अर्थ हम पे कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ आप देखो कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, ठीक है। आप 60 kgs, ठीक है, 70 kgs, 80 kgs ऐसे होते हो, ठीक है, बट अर्थ कितनी बड़ी है आप ये देखो, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि यूनिवर्स की हर एक बॉडी हर एक दूसरी बॉडी पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है या फील करती है, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो कि गिवन है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, वेयर R या D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 इज द मास ऑफ सेकेंड बॉडी, एंड G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं कि किस तरीके से दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी कि उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये वो टाइम था जब 14th सेंचुरी या 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी, अभी हम चल रहे हैं 21st सेंचुरी में। एक सेंचुरी कंप्राइजेज 100 ईयर्स, ठीक है। तो आप देखो 1473 ये कौन सा पीरियड है, देखो कितना पुराना टाइम है, ठीक है। तो उस पुराने टाइम पे चलते हैं। तो उस पुराने टाइम पे लोगों की थिंकिंग क्या थी, सब लोग क्या मानते थे। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन आप ये देखते हो कि सूरज रोज सुबह ईस्ट डायरेक्शन से उगता है, ठीक है, दिन में ऊपर जाता है, एंड वेस्ट डायरेक्शन में डूब जाता है, ठीक है। तो आप क्या सोचते हो, आप बचपन से हम यही सोच रहे होते हैं कि हम स्टेशनरी हैं, सूरज यहाँ से निकलता है और इस तरीके से चला जाता है, ऐसे ही हमें समझ में आता है, ठीक है, बचपन से। बट और यही उस टाइम के लोगों की थिंकिंग थी, यही उनके कंसेप्ट थे, ठीक है। वो प्लैनेटरी बॉडीज जैसे सन, स्टार, मून, इन सबको गॉड्स की तरह मानते थे, पूजते थे, ठीक है। और कई सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन सब पे बेस्ड होती थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो एकदम फिक्स करके मानते थे कि ये ऐसे ही होती हैं, ठीक है। बट कुछ लोग धीरे धीरे आए जिन्होंने चीज़ों को सोचना शुरू करा, ऑब्जर्व करना शुरू करा और क्वेश्चन करना शुरू करा
कि जो चीज हम मानते हैं, ठीक है, जो चीज चली आ रही है, क्या वो चीज सही है या उसको चेक किया जाए, ठीक है। तो निकोलस कोपरनिकस वाज द फर्स्ट पर्सन, वन अमंग द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो निकोलस कोपरनिकस वाज द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु सेड अ वेरी गुड थ्योरी। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करा, कुछ कैलकुलेशंस किए होंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक इंपॉर्टेंट थ्योरी बोली। निकोलस कोपरनिकस, इनका बर्थ 1473 एंड डेथ इनकी हुई 1543 में, ठीक है। ही वॉज फ्रॉम पोलैंड, पोलैंड से थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। तो निकोलस कोपरनिकस, इनकी बहुत एक अच्छी कही हुई एक बात है, टू नो दैट यू नो व्हाट यू नो एंड टू नो दैट यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो इज ट्रू नॉलेज, ठीक है। आप समझो क्या बोला इन्होंने। खैर, तो इनसे पहले, जब तक निकोलस कोपरनिकस साहब ने ये बात बोली थी, उससे पहले दुनिया में ये माना जाता था कि एक जियोसेंट्रिक मॉडल है। जियोसेंट्रिक मॉडल कहने का मतलब कि सब लोग ये मानते थे कि हमारा जो अर्थ है वो यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट, यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट हमारा अर्थ को माना जाता था, सब लोग मानते थे, ठीक है। उस टाइम पे यही थ्योरी थी कि अर्थ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ यूनिवर्स एंड सारे प्लैनेटरी बॉडीज इंक्लूडिंग द सन भी, स्टार्स भी, बाकी प्लैनेट्स भी, सब चीज अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, अर्थ इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये माना जाता था जियोसेंट्रिक मॉडल उस टाइम तक, ठीक है। तो निकोलस साहब ने थोड़ा ऑब्जर्वेशन करा, कुछ कैलकुलेशंस किए होंगे एंड ही वाज द पर्सन हु सेड कि ये थ्योरी ऐसा नहीं है, ठीक है। अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, एक्चुअली ही सेड आवर सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, जहां पर एक सेंट्रल पॉइंट है जिसके अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब आज के टाइम पर आप ये जानते हो कि हमारा जो सन है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटी सी पार्ट है, हमारा सोलर सिस्टम, जिसके अंदर है हमारा सन, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है हमारा सोलर सिस्टम, और पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम्स है, ये आज की बात जानते हो। और आप ये जानते हो कि यूनिवर्स में एक ही मिल्की वे नहीं है, एक ही गैलेक्सी नहीं है, बहुत सारी गैलेक्सीज भी हैं और वो सब मूव कर रही हैं, ठीक है। तो आज आप ये जानते हो कि सन इज नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, जो आज हमारा सन है, ठीक है। सो हमारे सोलर सिस्टम का जो सन है दैट इज नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, दैट इज ट्रू फैक्ट। बट निकोलस कोपरनिकस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो उस टाइम की थ्योरी थी जियोसेंट्रिक मॉडल की, अर्थ हमारा यूनिवर्स का सेंटर है और सारी चीजें इंक्लूडिंग द सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, इन्होंने इससे तो बेहतर काम किया। इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स करी, कुछ इन्होंने ऑब्जर्व करा और एक नई थ्योरी दी कि हमारा सन सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड मूव करते हैं। और इन्होंने ये भी बात बोली कि अर्थ जो है वो सिर्फ सन के अराउंड नहीं मूव करती है, वो अपने एक्सेस पर भी मूव करती है और एक दिन में वो एक बार अपने एक्सेस पे रिवॉल्व करती है। तो ये कहना इज अ गुड थिंग, ठीक है। ये कहना बहुत डेयरिंग काम था, ठीक है, निकोलस कोपरनिकस का। और इसका कई लोगों ने विरोध भी किया, कई लोग उनके सपोर्ट में भी थे, कई लोग विरोध भी करते थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट ऑफ द चर्च ऑफ द सोसाइटी, उस टाइम पे जो लोग जिस चीज़ को मानते थे और उसी पे बेस्ड उनके सारे एक्टिविटीज़ होती थी, उसको उन्होंने एक नई थ्योरी से रिप्लेस करा, ठीक है। और जब भी आप एक नई चीज़ लाते हो यू हैव टू फेस चैलेंजेस, ठीक है। तो वही चीज़ था, निकोलस कोपरनिकस ले आए, एक थ्योरी इन्होंने दी, ठीक है। अब उसके बाद बात आगे बढ़ी, निकोलस कोपरनिकस ने ये थ्योरी दी। अब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता गया। निकोलस कोपरनिकस के टाइम पे टेलीस्कोप डेवलप नहीं हुआ था, उन्होंने सिर्फ स्टार्स की स्टडी और कुछ ऑब्जर्वेशन करके ये बात बोली थी, ठीक है। अब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है और निकोलस साहब देखो 1543 में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद 20 साल बाद लगभग गैलीलियो गैलीली का बर्थ हुआ 1564 में एंड ये 1642 तक इनका लाइफ टाइम था, ठीक है। तो नाउ सेकंड पर्सन वी आर गोइंग टू स्टडी इज गैलीलियो गैलीली, ठीक है। इनका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ठीक है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी। तो ये इटली से थे एंड हिज ईयर ऑफ बर्थ इज 1564, ठीक है। स्टिल द 16th सेंचुरी, 1564 में इनका बर्थ हुआ एंड टिल 1642 ये थे। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। गैलीलियो गैलीली इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न साइंसेज या फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। एंड ही वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप। इन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया, ठीक है। डिस्कवरी एंड इन्वेंशन में फ़र्क होता है। डिस्कवरी एक साइंटिफिक फैक्ट है,
ठीक है, कोई चीज़, कोई नेचुरल फिनोमेना जो अब तक सब अनजान थे और आपने उसको ऑब्जर्व करा एंड सबको बताया, दैट इज यू डिस्कवर्ड समथिंग। एंड इन्वेंशन इज आप कोई कंपोनेंट या कोई डिवाइस को इन्वेंट कर रहे हो, नया चीज़ बना रहे हो, कोई वो डिवाइस होनी चाहिए, फिजिकल डिवाइस होनी चाहिए। एंड डिस्कवरी, आप किसी थ्योरी की डिस्कवरी कर सकते हो, एक नेचुरल फिनोमेना की डिस्कवरी कर सकते हो, ठीक है। तो ही इन्वेंटेड टेलीस्कोप, एंड जब इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया और उससे जब ही सॉ आउटसाइड द अर्थ, ठीक है, इन द स्काई एट नाइट ही सॉ, तो इन्होंने देखा कि एक दूसरा प्लैनेट है, ठीक है, जिसके चारों ओर कुछ बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं। नाउ दिस थ्योरी वाज वेरी मच सपोर्टिंग टू निकोलस कोपर्निकस, जो कह रहे थे, मतलब कि अभी तक सब लोग बोलते थे कि जियोसेंट्रिक मॉडल होना चाहिए, मतलब अर्थ इज द सेंटर एंड सारी चीज अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। अब जब इन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन करा एंड जब इन्होंने ऑब्जर्व करा, तो इन्होंने देखा कि बाहर अर्थ के चारों ओर नहीं, एक दूसरी प्लैनेटरी बॉडी है जिसके चारों ओर कुछ चीजें रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है। अब इन्होंने ना सिर्फ इस बात का सपोर्ट करा कि अर्थ सेंटर पे नहीं है, ठीक है, यूनिवर्स के सेंटर पे अर्थ नहीं है। इस डिस्कवरी से दो तीन चीजें निकली, देखो ध्यान से, अर्थ यूनिवर्स के सेंटर पे नहीं है, दिस वाज प्रूव। सेकंड चीज, ठीक है, सेकंड चीज, दिस एवरीथिंग वाज नॉट जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। बहुत सारी दूसरी बॉडीज हैं जो कि किसी और बॉडी के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है। मतलब निकोलस कोपर्निकस का भी स्टेटमेंट इन्होंने और इंप्रूव करा, ठीक है। निकोलस कोपर्निकस ने बोला था कि सन इज द सेंटर एंड हर चीज यूनिवर्स की सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। इन्होंने निकोलस कोपर्निकस को सपोर्ट भी करा, ठीक है, ये कहते हुए कि अर्थ इज द नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, पहली बात। और निकोलस कोपर्निकस को भी इंप्रूव करा बाय सेइंग दैट कि सिर्फ सन के अराउंड नहीं, और भी बॉडीज हैं जिनके अराउंड कुछ और बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है। तो इनकी ये डिस्कवरी बहुत ही एक रिमार्केबल थी, ठीक है, एक रिमार्केबल थी, और उसने एक प्लेटफॉर्म सेट करा ताकि आगे की डिस्कवरीज हों। गैलीलियो गैलीली ने सैटर्न प्लैनेट की रिंग्स जो होती हैं, सैटर्न प्लैनेट में रिंग होती हैं, उनकी डिस्कवरी इन्होंने करी। जुपिटर प्लैनेट के 4 सबसे बड़े जो मून्स थे उनकी डिस्कवरी गैलीलियो गैलीली ने करी, ठीक है, अपनी इस डिवाइस से जिसको टेलीस्कोप कहा जाता है। इन्होंने फिजिक्स के बाकी टॉपिक्स जैसे मोशन में भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया। और यहाँ पर एक बात बोलता हूँ कि जब इन्होंने ये चीज़ बोली तो निकोलस कोपर्निकस साहब को थोड़ा सा जब इन्होंने सपोर्ट करा तो उसके लिए इनको इंक्विजिशन, मतलब क्या कहते हैं, अंडर कंसिडरेशन या पूछताछ, ठीक है, या इंक्वायरी झेलनी पड़ी थी। बिकॉज अभी भी सब लोग ये मानने को तैयार नहीं थे जो निकोलस साहब ने बोला था। सब लोग जो अभी तक मानते थे कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, उसी को मानना चाहते थे, और अगर कोई उसके अगेंस्ट में बोलता था तो उसको पनिश भी होता था। कई सारे लोग, आप जानते होंगे हिस्ट्री, कई सारे लोगों को बर्न भी कर दिया गया, डेथ, उनको किल भी कर दिया गया, क्योंकि वो बेसिक थ्योरीज से अलग हट के कुछ बात कहते थे, ठीक है। तो ही वॉज अ पर्सन जो कि साइंटिफिक टाइप की थ्योरी रखने में विश्वास करते थे। तो इन्होंने निकोलस साहब को स्टडी करा, उनकी बात को चेक करा और अपनी इस डिवाइस से उसको थोड़ा बहुत कंफर्म भी करा और इम्प्रूव भी करा, ठीक है। अल्टीमेटली गैलीलियो साहब इतने कमिटेड थे टुवर्ड्स हिज वर्क कि वो सन की स्टडी जब कर रहे थे, ठीक है, तो सन की स्टडी करते करते, एक लंबे समय तक करते करते, तो उनकी आइज डैमेज हो गई बिकॉज कंटिन्यूसली व्यूइंग द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन हिज टेलीस्कोप। तो जब ये अपनी एज के लास्ट में पहुंचे तो हिज आइज वर ऑल्सो डैमेज, ठीक है। तो बट ही वॉज सच अ काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। एंड इनकी एक और भी इन्होंने एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करा इन मोशन चैप्टर, ठीक है, इन मोशन टॉपिक। एंड ही सेज इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑल बॉडीज विल फॉल विथ सेम कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। और इनकी इस बात का यूज न्यूटन साहब आगे करेंगे, ठीक है, जब वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देंगे। और ये थ्योरी क्या लिखा है, आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, अगर एक वैक्यूम चैम्बर लो, उस वैक्यूम चैम्बर में एक फेदर और एक स्टोन, ठीक है, एक पंख और एक स्टोन को एक साथ छोड़ो, तो वो अगर उस वैक्यूम चैम्बर में है तो एक साथ ही नीचे पहुंचेंगे, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा या पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। जब आप ऐसे एयर पे फेंको तो स्टोन जल्दी नीचे पहुंचेगा और फेदर आराम से नीचे पहुंचता है। बट अगर एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर आप एक स्टोन और एक फेदर को फेंको तो वो दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो हिज थ्योरी वाज दिस कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑल बॉडीज विल फॉल विद सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से सारी बॉडीज गिरेंगी, और अगर आप अर्थ के सरफेस के पास हो तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो दैट वाज हिज थ्योरी। गैलीलियो गैलीली काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन और इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अब हम थर्ड साइंटिस्ट की बात करते हैं, जॉनस कैपेलर। तो बच्चों इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ते हैं जॉनस कैपेलर के बारे में कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था टुवर्ड्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केप्लर्स 3 फेमस लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जॉनस कैपेलर का बर्थ हुआ था 1571 में और ये 1630 तक थे एंड ही गेव द फेमस 3 लॉज। इनकी एक कहानी ये है कि केप्लर भी निकोलस कोपर्निकस की बातों से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और ये बिलीव करते थे कि हमें अर्थ को सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं मानना चाहिए, इसके बजाय जो निकोलस कोपर्निकस कह रहे हैं कि सन वुड बी एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, वो बात सही हो सकती है। ठीक है, तो ये उनकी बातों को विश्वास करते थे। तो इसी चीज़ के बारे में इन्होंने भी डिस्कवरी आगे करी और ये भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते थे, कुछ फाइंडिंग्स खुद करना चाहते थे। तो ये एक आदमी के पास गए, ठीक है, टाइको ब्राहे जिनका नाम था। ठीक है, तो उनके पास गए, वो इनके मास्टर थे, टाइको ब्राहे इनके मास्टर थे। तो उनके साथ इन्होंने थोड़ा काम किया, उनकी एक लेबोरेटरी थी तो वहाँ इन्होंने काम किया। बाद में उन्हीं के बनाए हुए मैप्स उनके और बाकी असिस्टेंट थे उनके, टाइको ब्राहे के, तो उनके बनाए हुए मैप्स की इन्होंने स्टडी करी, जिसमें ये लोग पोजीशन ऑफ स्टार्स या प्लैनेट्स जो ऑब्जर्व हो सकते हैं, ठीक है, उनको नोट करते थे और कोशिश करते थे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ जितना पॉसिबल हो सकता था, बेस्ट उस टाइम की जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था उस तरीके से वो मैप्स को बनाते थे, मार्क करते थे, पोजीशन करते थे और उस तरीके से वो अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते थे। ठीक है, तो इन्होंने उन मैप्स को ऑब्जर्व करा। टाइको ब्राहे की जब डेथ हो गई तो उन्होंने उनके मैप्स लिए और उनको स्टडी करा। अभी तक इन्होंने सिर्फ मैप्स बनाए। ठीक है, अब इन्होंने क्या काम करा कि उनको स्टडी करना चाहा कि चलो देखते हैं जो हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ है, अब उस डेटा कलेक्शन को पढ़ते हैं हम कि हमारे पास क्या इन्फरेंस निकल रहा है, उससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने 3 फेमस कंक्लूजन्स दिए जिनको हम केप्लर्स 3 लॉज के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला कंक्लूजन इनका ये था, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकस। ठीक है, पहला तो इनका ये ऑब्जर्वेशन था कि हमारा सन जो है वो सेंटर पर है और बाकी और प्लैनेट्स उसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, अब उसी में इन्होंने बोला कि आज तक जो हम और निकोलस कोपर्निकस साहब भी ये बोलते थे कि सन एट द सेंटर एंड बाकी प्लैनेटरी बॉडीज उन सन के चारों ओर इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं दिख रही हैं हमारे ऑब्जर्वेशन से, जो हमने चार्ट्स बनाए, जो हमने कैलकुलेशंस करे। ठीक है, उससे हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स पे घूम रहे हैं, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट पे अराउंड द सन, एंड द पोजीशन ऑफ सन इज एट वन ऑफ द फोकाई। अब मैं बताता हूँ कुछ बच्चों को इलिप्स का मतलब जानना है कि इलिप्स कैसा शेप होता है। तो इलिप्स का शेप ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, सर्कल आप सब जानते हो। ठीक है, सर्कल एकदम कैसा होता है आप सब जानते हो। इलिप्टिकल शेप ये होता है। अब आप पूछोगे इलिप्टिकल शेप बनाया कैसे जाए। ठीक है, इलिप्टिकल शेप मैं बनाऊं कैसे, क्या ये एग शेप है, क्या कैसा शेप है। ठीक है, देखो उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप ले लो 2 कीले, नेल्स, ठीक है, 2 कीले जो दीवार में ठोकते हैं, 2 कीले ले लो। ठीक है, उनको आप कहीं पर भी 2 जगह पे फिक्स कर लो। सपोज कर लीजिए मैंने एक को यहाँ फिक्स करा, एक को यहाँ फिक्स करा, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, उनको आप कहीं पे भी फिक्स कर दो, 2 कीलों को लो बोर्ड में कहीं फिक्स कर दो। अब एक लंबा थोड़ा धागा लो, ठीक है, थोड़ा लंबा सा धागा लो, उसको आप यहाँ पर बांध दो और यहाँ पर बांध दो, मतलब इन कीलों पर उन धागे को बांध दो इस तरीके से कि वो लूज धागा हो, वो टाइट ना हो, वो बहुत लूज हो और थोड़ा इधर उधर जा सके। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा धागा, ऐसा धागा मिलेगा। ठीक, अब आप क्या करो, अपनी पेंसिल लो एंड इस को यहाँ पे लगा के इस धागे को स्ट्रेच करो, इस धागे को स्ट्रेच करो। जब आप इस धागे को स्ट्रेच करोगे तो एक पोजीशन आएगी जहां पर ये धागा मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाएगा और ऐसा आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये आपका ओरिजिनल पोजीशन था धागे का, आपने उसको पेंसिल लेके स्ट्रेच कर दिया तो एक मैक्सिमम पोजीशन तक आप उस धागे को स्ट्रेच कर पाओगे। ठीक है, अब उस पेंसिल को पकड़ो एंड उसको घुमाओ ऐसे। ठीक है, तो बहुत सारी पोजीशंस आपको मिलेंगी इस तरीके से और वो धागा हमेशा टाइट रहना चाहिए। ठीक है, वो धागा हमेशा टाइट रहना चाहिए। तो जो आपको मिलेगा डायग्राम, दैट इज योर इलिप्स।
ठीक है, डन। तो जो आपको डायग्राम में लगा दैट इज योर इलिप्स। अब आप समझ गए कि इलिप्स क्या होता है। एंड इलिप्स में दो फोकाई होते हैं, दो फोकस होते हैं। फोकस का प्लूरल फोकाई होता है, ठीक है। दो फोकाई होते हैं या फोसाई होते हैं, आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस करो, ठीक है। वो क्यों होते हैं, एक यहां पर होता है और एक यहां पर होता है, ठीक। इतना समझ में आ गया इलिप्स कैसा दिखता है। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो प्लैनेटरी मोशंस होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स पे ना हो करके इलिप्टिकल ऑर्बिट्स पर होते हैं, और सन की पोजीशन मुझे ऐसा ऑब्जर्व हो रही है, ये केपलर सामने बोला कि सन की पोजीशन इस डेटा से मुझे ऐसा ऑब्जर्व हो रही है कि सन एट वन ऑफ द फोकाई मौजूद है, ठीक है। और इलिप्स में कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, एक ये, ठीक है। तो सन की पोजीशन एट वन ऑफ द फोकस इस तरीके से, एंड प्लैनेट्स इसके चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने जॉनस केपलर का पहला लॉ था, ये प्लैनेट है एंड दिस इज योर सन, ठीक है। ये इनका पहला रूल था। अब आपको इसकी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सेकेंड रूल, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। एक लाइन है, अगर उस लाइन से आप प्लैनेट और सन को जोड़ दो, ठीक है, स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का क्या मतलब, सपोज कर लीजिए ये प्लैनेट का सेंटर पॉइंट था और ये सन का सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। मैंने क्या करा, एक लाइन से सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं सपोज कर लीजिए 1 घंटे का टाइम पीरियड, ठीक है। 1 घंटे का टाइम पीरियड, या ऐसा करते हैं थोड़ा लंबा टाइम लेते हैं, 1 महीने का टाइम पीरियड ले लीजिए, ठीक है। 1 महीने में मैंने ऑब्जर्व करा तो हमारा जो प्लैनेट था वो यहां से उठ के यहां आ गया 1 महीने के टाइम में, ठीक है। दिस इज 1 मंथ। तो 1 महीने के टाइम में अगर मैं बोलूं इस लाइन के बारे में, तो ये लाइन यहां से उठ के यहां आ गई। ये कैसी लाइन है, जो प्लैनेट के सेंटर को सन के सेंटर से ज्वाइन करती है। तो ये लाइन ऐसी आ गई, ठीक। अब इस लाइन ने कितना एरिया स्वीप करा, अगर तो आप बोलोगे एरिया इज दिस मच एरिया इस लाइन ने स्वीप कर दिया, मतलब इतना एरिया इस लाइन ने कवर करा। समझ में आ गया बात आपको। 1 महीने के टाइम में हमारा प्लैनेट यहां से यहां आ गया, तो ये जो लाइन थी सन और प्लैनेट के बीच में, इसने इतना एरिया कवर करा, ठीक। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और हमारा प्लैनेट आ जाता है यहां पर, सपोज कर लीजिए कुछ महीने बीत जाते हैं और हमारा प्लैनेट आ जाता है यहां पर, ठीक। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इस जगह से आगे, ठीक है। मतलब यहां पर मैंने 1 महीने का टाइम पीरियड लिया था, तो यहां पर भी मैं 1 महीने का टाइम पीरियड ऑब्जर्व करूंगा, ठीक। तो अब मैं 1 महीने का टाइम पीरियड जब आगे अब से ऑब्जर्व करना शुरू करूंगा, इस लाइन को मैं 1 महीने तक ऑब्जर्व करूंगा, तो अगले 1 महीने में ये प्लैनेट उठ के कहीं और चला जाएगा और वो पोजीशन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और अगर प्लैनेट के सेंटर से सन के सेंटर को ज्वाइन किया जाए तो एरिया स्वीप ये मिलेगा, ठीक। तो इनका सेकेंड लॉ ये बोलता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा। और यहां से आप ये इन्फरेंस निकाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखो। एक तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जो एरिया से रिलेटेड हो, मतलब एरिया पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। 1 महीने का टाइम पीरियड यहां और 1 महीने का टाइम पीरियड यहां। ये सब ऑब्जर्वेशन से उन्होंने करा, ये सारी फाइंडिंग्स उन्होंने उन चार्ट्स की, उन मैप्स की, जो उन्होंने डेटा कलेक्ट करा बाय ऑब्जर्विंग द प्लैनेट, बाय ऑब्जर्विंग द बाय ऑब्जर्विंग द प्लैनेट, बाय ऑब्जर्विंग द स्टार्स, ठीक है। जो उन्होंने डेटा कलेक्ट करा और जो मैप्स बनाए, उनकी स्टडी, उनका डेटा स्टडी, उनके जो नंबर्स उनको मिले थे, उनके कैलकुलेशन, उनका पैटर्न पहचान के उनको ये सारी चीजें ऑब्जर्व हुई, ठीक है। इनके पास, केपलर के पास कोई इसका प्रूफ नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इनके पास कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ही जस्ट सेड आई एम ऑब्जर्विंग दिस, ठीक है, दिस इज सीम टू बी हैपनिंग, देयरफॉर दीज आर माय 3 लॉज। ये मैं यहां से, दीज आर माय 3 इन्फरेंसेस या कंक्लूजन्स दैट आई कैन मेक फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये तीसरा रूल था, दूसरा। और यहां से आपको एक बात समझ आ रही होगी कि जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो ये डिस्टेंस ज्यादा होता है,
ठीक है, और जब प्लैनेट सन के पास होता है तो ये डिस्टेंस छोटा होता है। ठीक, तो आप ये देख सकते हो कि जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसकी जो स्पीड है, कौन सी स्पीड, जिससे वो रिवॉल्व कर रहा है, जिससे वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी एक स्पीड होगी जिससे वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है। दिस स्पीड इज सपोज से v, ठीक है, यहां पर उसकी इस पोजीशन में उसकी एक स्पीड है, और जिस टाइम पर प्लैनेट सन के पास आ गया उस टाइम पर उसकी एक दूसरी वेलोसिटी होगी, सपोज कर लेते हैं v डैश। आप ये देख रहे हो कि उसकी लीनियर वेलोसिटी या v और v डैश, ठीक है, इस मोमेंट पर जो उसकी वेलोसिटी है यहाँ पर छोटी हो जाएगी या धीरे चलेगा, और जैसे जैसे वो सन के पास पहुंचेगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, ताकि वो सेम एरिया कवर कर पाए इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से प्लैनेट अपना मोशन करता है, मतलब जब वो दूर होता है सन से तो वो धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है और एकदम से बढ़ती है, फिर धीरे, फिर एकदम से, फिर धीरे, फिर तेज तेज तेज, फिर एकदम तेज, फिर धीरे धीरे धीरे, फिर तेज तेज तेज, फिर एकदम तेज, फिर धीरे धीरे धीरे। इस तरीके से वो मोशन करता है प्लैनेट, ठीक है, सन के अराउंड। अब इसका एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आपने देखा होगा अभी इंडिया ने कुछ साल पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था, ठीक है, आप उसकी एनिमेशन वीडियो अगर नेट पे देखो, ठीक है, या उसकी वीडियो आप देखोगे किस तरह से ऑर्बिटर को भेजा गया मार्स प्लैनेट पे, तो आप देखोगे कि किस तरीके से उस ऑर्बिटर को अर्थ के चारों ओर उन्होंने इस तरह से ही रोटेट करा था, ठीक है, और जैसे जैसे वो ऑर्बिटर अर्थ के पास पहुंचता था उसकी स्पीड बढ़ जाती थी, और फिर जब वो उससे ज़्यादा था तो वो एक ब्लास्ट करते थे जिससे वो थोड़ा और आगे जाता था और उसका ऑर्बिट हर एक चक्कर के साथ बड़ा होता चला गया, और फिर उन्होंने उसको ब्लास्ट करके भेज दिया मार्स पर, इस तरीके से, ठीक है। तो वो आप देखो तो वहां से भी आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि किस तरह से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, किस तरीके से सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं प्लैनेट्स के अराउंड, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये सेकेंड लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, भले ही उसकी जो इंडिविजुअल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर इस मोमेंट पर, इस पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, दैट वेलोसिटी ये घटती और बढ़ती रह सकती है, जैसे जैसे वो सन के पास पहुंचता है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, ताकि एरियल वेलोसिटी सेम रहे, सेम एरिया कवर कर पाए, इसलिए, ठीक है। ये डिस्टेंस छोटा हो जाता है, जब दूर जाता है तो ये डिस्टेंस बड़ा हो जाता है। तो ये था हमारा सेकेंड रूल ऑफ केपलर, आपको समझ में आ गए होंगे दोनों रूल्स। तीसरा रूल जो केपलर आपका था वो था द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड t। अब इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए, अब ये प्लैनेट है, ठीक है, ये प्लैनेट है, ये सन है, और यहां पर मैंने 4 पोजीशंस दिखा रखी हैं इस प्लैनेट p के, ठीक है। तो ये प्लैनेट कभी भी एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन नहीं रहता है, क्योंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं कर रहा है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो कभी पास आएगा सन के, कभी दूर जाएगा, फिर कभी पास आएगा, फिर कभी दूर जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस मतलब ऑन एन एवरेज, ठीक है, एक एवरेज डिस्टेंस उसके ले लेते हैं, ठीक है, कि सपोज कर लीजिए ना वो बहुत दूर वाली डिस्टेंस होगी ना बहुत पास वाली डिस्टेंस, कोई एक मिडिल डिस्टेंस हम ले लेते हैं, एवरेज डिस्टेंस, जहां पर वो मैक्सिमम टाइम तक सन से जिस डिस्टेंस पे रह रहा है हम उसे एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये एवरेज क्या चीज़ है, सपोज कर लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, तो सपोज कर लीजिए 30 बच्चे हैं। अब कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जिनका वेट, कुछ बहुत कम बच्चे होंगे जिनका वेट 60-65 भी होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका वेट 37-38 भी होगा, ठीक है। बट जब आप बोलोगे कि क्लास के बच्चों का एवरेज वेट कितना है, तो मैं बोलूंगा कि सारे बच्चों का एवरेज वेट है 50 kg या 45 kg, ठीक है, कोई एक नंबर मैं बोलूंगा, या 48 kg मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या 48 kg सबका वेट था? नहीं, 48 kg के अराउंड बहुत पास पास सबका वेट लाई कर रहा है, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा भी हैं, कुछ बहुत कम भी हैं, बट ऑन एन एवरेज 48 kg के बच्चे हैं क्लास 9th में, ठीक है। तो कुछ वैसे ही चीज है यहाँ पर। तो अगर आप मीन डिस्टेंस निकालो अलग अलग प्लैनेट्स की, सपोज कर लीजिए सन है, सन के अराउंड एक प्लैनेट यहाँ मूव कर रहा है, एक प्लैनेट इसमें मूव कर रहा है, एक प्लैनेट इसमें मूव कर रहा है, 3 हमने ऑर्बिट्स बनाई हैं और तीनों ऑर्बिट्स में 3 प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस प्लैनेट की कुछ मीन डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, इस प्लैनेट की मीन डिस्टेंस ज्यादा होगी और इस प्लैनेट की मीन डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी इन तीनों प्लैनेट्स में, ठीक है। द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस का अगर आप क्यूब करो ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड t, मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा
मीन डिस्टेंस का क्यूब, ठीक है, मीन डिस्टेंस का क्यूब वुड बी प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड के स्क्वायर का, ठीक है। मतलब सपोज कर लीजिए जैसे ये वाला प्लैनेट है, ठीक है, और ये दूसरा प्लैनेट है और ये तीसरा प्लैनेट है, ठीक। तो अगर इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो R1, ठीक है, इस टू R2 अगर आप ले लो तो ये आ जाएगा 1:2, ठीक है, ये आ जाएगा 1:2। तो R1 क्यूब और R2 क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा 1:8, ठीक है, 1:8। तो अगर इसका टाइम पीरियड अगर आप निकालोगे फर्स्ट प्लैनेट और सेकंड पीरियड का टाइम पीरियड, तो फर्स्ट प्लैनेट का टाइम पीरियड आएगा 1 और सेकंड प्लैनेट का टाइम पीरियड आएगा 2√2। कहने का मतलब कि अगर इनके उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो इनका टाइम पीरियड था, उन्होंने टाइम पीरियड अलग देखा, उन्होंने डिस्टेंस को अलग देखा, मीन डिस्टेंस को अलग देखा, टाइम पीरियड को अलग देखा, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि अगर किसी का टाइम पीरियड है 1:2√2 तो उन्होंने देखा कि उनका मीन डिस्टेंस के बीच का रिलेशन हो रहा था 1:8 के करीब, ठीक है, बिकॉज और फिर उन्होंने ऐसे बहुत सारे पैटर्न देखे और फिर उन्होंने जब उसको मैच कराया तो उन्होंने देखा कि द square of the time period was proportional to the cube of the mean distance between the planets, ठीक है। उनका मीन डिस्टेंस हो जाएगा 1:2 और उनका टाइम पीरियड का डिस्टेंस हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:2√2, ठीक है। तो इस तरीके का उनका ऑब्जर्वेशन हुआ, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड t, ठीक है। केप्लर्स का फर्स्ट लॉ को आप बोलते हो द लॉ ऑफ ऑर्बिट, द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सेकेंड लॉ को बोलते हो द लॉ ऑफ इक्वल एरिया, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, ठीक है। एंड द थर्ड लॉ को आप बोलते हो लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, द लॉ ऑफ टाइम पीरियड आप इसको बोलते हो, स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड t, ठीक है। तो ये था हमारा केप्लर्स 3 लॉज ऑफ मोशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों लॉज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैं इन लॉ का मतलब क्या होता है वो भी आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक और साइंटिस्ट के बारे में, सर आइजैक न्यूटन। तो बच्चों, नाउ द फोर्थ पर्सनैलिटी अबाउट होम वी आर गोइंग टू स्टडी इज सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। अब हम न्यूटन साहब के बारे में जानने जा रहे हैं कि उन्होंने क्या काम करा टूवर्ड्स द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, जो लॉ दिया उन्होंने कैसे दिया, अब तक जिन साइंटिस्ट ने ये काम करा उनका काम उन्होंने किस तरह से कंपाइल करा और क्यों उनका काम इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, उन्होंने इतनी अच्छी डिस्कवरी करी, तो वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। तो सपोज ये उसी दिन की बात है जिस दिन न्यूटन साहब अपने गार्डन में बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक एप्पल पेड़ से टूटता है और ज़मीन पे गिरता है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि न्यूटन ने के दिमाग में क्या चला, कैसे उन्होंने शुरुआत से ये लॉ बनाने तक किस तरह से उन्होंने कदम बाय कदम बढ़े और वो इस लॉ तक पहुँचे, ठीक है, आप ध्यान से सुनना। तो वो अपने गार्डन में बैठे थे और उन्होंने देखा एक फ्रूट, एक सेब पेड़ से टूटता है एंड ज़मीन पे गिरता है। तो जब उन्होंने ये ऑब्जर्व करा, उन्होंने ये सोचा, उनके दिमाग में ये बात आई कि मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये कहा था कि कोई भी बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन नहीं चेंज करेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक। तो अगर ये सेब पेड़ पे रहा होगा, ठीक है, तो ये रेस्ट पे रहा होगा, फिर जैसे ये टूटा, ये ज़मीन पे गिरा, इसने अपना स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट से बढ़ा के कुछ किया, कुछ स्पीड गेन करी, मतलब अर्थ ने इसको कुछ पुल किया, ठीक। तो अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, एक्सटर्नल फोर्स। उन्होंने देखा कि और तो कोई था नहीं जिसने सेब को नीचे गिराया और उन्होंने पहले से पता था कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंको तो वो नीचे आती है। तो उनके दिमाग में पहली बात आई, पहला आइडिया कि अर्थ ने इस सेब को पुल करा टूवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक। अब उन्होंने आगे सोचना शुरू करा। उन्होंने सोचा कि क्या यही फोर्स है जो मून को अर्थ से बाइंड करके रखता है? क्या ये सेम फोर्स है जो मून को अर्थ से बाइंड करके रखता है, ठीक। और अगर ये वही फोर्स है तो मुझे ये प्रूफ करना चाहिए कि अर्थ और मून को जो फोर्स बाइंड करके रखता है वो ये वही फोर्स है जो एक सेब को अर्थ पे गिराता है, ठीक। और ये कितना फोर्स लगता है ये भी मुझे फाइंड करना चाहिए, ये न्यूटन साहब ने अपने दिमाग में सोचा।
तो उन्होंने इसके लिए कदम बढ़ाना शुरू करा, काम करना शुरू करा, और उन्होंने कहा कि चलो मैं शुरुआत करता हूँ इस डिस्कवरी की, किस तरह से डिस्कवरी की जाती है। ठीक, तो उन्होंने एक डायग्राम बनाया। उस डायग्राम के सेंटर पे उन्होंने अर्थ को लिया और एक ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट अज्यूम करा। ठीक है, एक अज्यूम्ड सर्कुलर ऑर्बिट लिया और माना कि ये मून की पोजीशन है और मून इसके चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ की डिस्कवरी करते हो, कोई चीज़ इन्वेंट करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, तो एक पहला कदम होता है जहाँ से आप शुरुआत करते हो। ठीक, इन्होंने शुरुआत करने के लिए कुछ डेटा इकट्ठा करे जो कि तब तक के टाइम तक अवेलेबल थे बाय द प्रीवियस पर्सनालिटीज जिन्होंने ऑब्जर्व करा, और उन्होंने वहां तक आने तक कुछ डेटा कलेक्ट करे। ठीक है, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ को इन्होंने माना कि लेट रेडियस ऑफ अर्थ बी आर। अगर रेडियस ऑफ अर्थ आर है, जो कि आज हम जानते हैं लगभग 6400 किलोमीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। ठीक, उन्होंने बोला कि अगर अर्थ का रेडियस आर यूनिट्स है तो अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस, जो कि अभी तक उनको एस्टेब्लिश्ड डेटा ये हो गया था या बाकी लोगों ने बता दिया था, ठीक है, डिस्कवरी करके, ऑब्जर्व करके, कि अगर अर्थ का रेडियस आर है तो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज 60 टाइम्स ऑफ दैट रेडियस। ठीक, तो पहला एस्टेब्लिश्ड फैक्ट ये था कि रेडियस ऑफ अर्थ इन्होंने माना, अज्यूम करा कि लेट अस सपोज कि इट इज आर यूनिट्स। The distance between moon and earth was approximated till that time to be 60 times of the radius of earth। ठीक है, radius of earth के लगभग 60 गुना था या अप्रोक्सीमेट किया गया था डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द मून ऑर्बिटिंग अर्थ मान लेते हैं v, इसकी वेलोसिटी आप ले लीजिए v, और उन्हें केप्लर्स का लॉ भी पता था जो कि था r³ इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, वेयर r इज द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, आप इस r और इस r से कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं इसको d कर देता हूं। दिस d इज द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन का क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। ठीक है, उस प्लैनेट के लिए उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये उनका पास बेसिक डेटा मौजूद था। और केप्लर साहब के बारे में आप जानते हो कि केप्लर साहब का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, वो 1571 टू 1630, एंड न्यूटन साहब का 1643 टू 1727। दैट इज केप्लर साहब जब डेथ हुई थी इनकी, जॉनस केप्लर की, तो उसके 12 साल बाद न्यूटन साहब का बर्थ हुआ था। ठीक है, तो कहने का मतलब कि केप्लर साहब पहले थे एंड उनका काम का इस्तेमाल करा सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने किस तरीके से कैलकुलेशन करे, किस तरीके से इन्होंने ये प्रूफ करा कि ये जो ग्रेविटी है वो सेम ग्रेविटी है जो मून को अर्थ के चारों ओर घुमा रही है। ठीक है, अब थोड़ी चीजें ऑब्जर्व करिए। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए उन्होंने शुरुआत किस तरह से की काम की। ये मून है, ठीक है, इन्होंने ये देखा कि जो मून है उसकी पोजीशन ए है और वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पॉइंट पर मून की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ए से इस डायरेक्शन में मून चला जाना चाहिए, मगर वो जा नहीं रहा है। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि मून की डायरेक्शन होनी चाहिए ये, लेकिन वो ऐसे ना जा करके थोड़ा सा टिल्ट हो जा रहा है और एक नई पोजीशन पे आ जा रहा है बी। दैट इज मून थोड़ा सा अर्थ की ओर झुक जा रहा है, थोड़ा सा अर्थ की ओर चला जा रहा है और उसकी पोजीशन हो जा रही है बी। फिर उन्होंने देखा अगर बी पे देखा जाए तो मून की वेलोसिटी ये है, लेकिन वो बी से इस डायरेक्शन में ना जा करके थोड़ा सा अर्थ की ओर चला जा रहा है और वो इस नई पोजीशन पे आ रहा है सी। तो कहने का मतलब मून के ऊपर हर वक्त एक पुल लग रहा है जो कि अर्थ के द्वारा है, और वो पुल उस मून को टुवर्ड्स द अर्थ खींच रहा है। ये इन्होंने पहली बात इन्फर करी यहाँ से कि मून पे कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा है, बिकॉज न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से एनी बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless an external force is applied। एंड अगर कोई बॉडी सीधे चल रही है तो वो सीधे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी अगर अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रही है, भले ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रखा है बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करी, इसका मतलब इस पे फोर्स लगा है, और फोर्स लगा है तो इसका एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, बिकॉज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मून जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। डन। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती, ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो तो बॉडी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट हो तो स्पीड घट जाएगी। ठीक है, बट उन्होंने देखा कि इस मून पे फोर्स तो लग रहा है, एक्सेलरेशन भी हो रहा है, बट इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो सेम है, मतलब जिस स्पीड से ये अराउंड द अर्थ घूम रहा है
वो स्पीड हर पॉइंट पे सेम है, ठीक है, बट उस वेलोसिटी स्पीड सेम है बट वेलोसिटी सेम नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड सेम रख रहा है, ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन लग रहा है। और उन्होंने बोला कि एक्सेलरेशन डेफिनेटली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा होगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा होगा एक्सेलरेशन, इसीलिए इस एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और मून की वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, मून की स्पीड कांस्टेंट रह रही है, वेलोसिटी भले ही चेंज कर रही है, ठीक। तो उन्होंने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहां से पता कर लिया। अब देखिए आगे बात करते हैं, हम मून के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मून एक सर्कुलर मोशन कर रहा है टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली एक सर्कुलर मोशन कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, एंड मून की वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, इसका मास ये है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन की थ्योरी के हिसाब से इस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। जब आप सपोज कर लो एक धागे में आपने ईंटा बांधा एंड उसको गोल गोल घुमाया, तो जिस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन उसको लग रहा है, वैसे ये सेंटर ऑफ द धागा है और यहाँ पर ईंटा है, ठीक है, और ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इस धागे का, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये एक फोर्स धागा इस ईंटे पे लगा रहा है जो कि उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करने को मजबूर कर रहा है, और ये ईंटा इस धागे पर एक फोर्स लगा रहा है बाहर की ओर जो स्ट्रिंग को एकदम टाइट रख रहा है। आपने कभी ऐसे घुमा रखा अगर ईंटा तो आप देखते होंगे, ठीक है। ये फोर्स और ये फोर्स, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है। दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इस ईंटे को गोल गोल घूमने में मदद कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग लग रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग लग रहा है, सेंटर जहां जिस सेंटर के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उस सेंटर की ओर लग रहा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये टेंशन लग रहा है जो कि उस स्ट्रिंग पे है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू v²/r से गिवन होती है, ठीक है, ये अगर आपको पता है तो, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू v²/r होती है। अब आप देख रहे हो ये डिस्टेंस को अगर आप इस डिस्टेंस को कैपिटल R मान लो, सपोज कर लीजिए इस डिस्टेंस को हम कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, v²/r वेयर r इज द डिस्टेंस, हमने r इसको मान रखा, ये r क्या है, यही सर्कुलर मोशन का रेडियस है, ठीक है, v²/r। तो अब यहां से आप देखो कि वेलोसिटी कैसे निकाली जाए मून की, ये उनके दिमाग में नेक्स्ट बात आई कि मून की वेलोसिटी कैसे निकाली जाए, क्योंकि ये डिस्टेंस तो उनको पता था कि 60 टाइम ऑफ द अर्थ का रेडियस है, ठीक है, बट मून की वेलोसिटी कैसे निकाली जाए। अब उन्होंने ये भी देखा कि एक सर्कल के कंप्लीट होने में टोटल डिस्टेंस 2πr होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर रखोगे 2πr इज द डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस है r, 2πr, ठीक है। तो जब यहाँ पर इस 2πr को रखोगे, ये डिस्टेंस हो गया एंड वेलोसिटी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2πr अपॉन टाइम, दिस विल गिव योर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कितनी है, 2πr अपॉन टाइम, ये टाइम कौन सा टाइम है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा दैट इज कैपिटल T, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगा दैट इज कैपिटल T, तो v। तो यहां से अगर आप v² निकालोगे तो सबको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो देख रहे हो ये एक नंबर है, ये नंबर है तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज नंबर आ जाएगा, बट वेरिएबल कौन है, r और t। तो यहां से उनको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, r²/t², और ये वाला जो r है वो यहाँ पे उन्होंने लिखा। मैंने प्रोपोर्शनल का साइन क्यों लगाया, बिकॉज एक कांस्टेंट भी जुड़ेगा, ये कांस्टेंट कौन है, 2π का होल स्क्वायर, बट कांस्टेंट की वैल्यू हटाओ अगर तो प्रोपोर्शनल आप लगा सकते हो, r²/t², या r²/t² आया इसकी वजह से, ठीक है, और ये स्मॉल r जो था वो यहीं पर। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक r से r कट जाएगा, दैट इज दिस इज प्रोपोर्शनल टू r/t²। कौन प्रोपोर्शनल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, केप्लर्स का लॉ इस्तेमाल करा, और केप्लर्स का लॉ कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस का क्यूब, एंड मीन डिस्टेंस किसका, प्लैनेट एंड सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस होता है, ठीक है, या जो बॉडी ऑर्बिट कर रही है सेंटर से उसकी
जो डिस्टेंस होता है मीन डिस्टेंस उसका क्यूब, और यहाँ पर हमने इस डिस्टेंस को r ले रखा है, ठीक है, इस डिस्टेंस को r ले रखा है जिसके अराउंड ये बॉडी मूव करी, एंड अर्थ इज दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून, और ये इसका ऑर्बिट है, ठीक है, अर्थ ऑर्बिट है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर की जगह पर अगर आप आर क्यूब रखोगे तो ऊपर तो रहेगा आर और नीचे आ जाएगा आर क्यूब, ठीक है, एंड यहां से आर और आर कटेगा तो आर स्क्वायर रहेगा। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ओवरऑल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ओवरऑल प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ये है तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उन्होंने देखा कि जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऑन द बॉडी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये उन्होंने इन्फरेंस निकाला, ठीक है, न्यूटन साहब ने मैथमेटिकली, ये उन्होंने इन्फरेंस निकाला मैथमेटिकली कि वो 1/r स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर मून के एक्सेलरेशन के बारे में कैलकुलेट भी करा, उन्होंने v²/r, और जब इनकी वैल्यूज उन्होंने पुट करी अर्थ और मून के लिए तो उनको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली 0.0272 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उनको मून की एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली। कहाँ से मिली? मून का एक्सेलरेशन है v²/r, v की जगह उन्होंने रखा 2πr टाइम, ये जो डिस्टेंस है r, दिस इज 60 टाइम्स द अर्थ रेडियस, ठीक है, 60 टाइम अर्थ रेडियस, अर्थ का रेडियस आप जानते हो 6400, वो यहाँ पुट करो। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आप जानते हो, मून कितने देर में एक रिवॉल्यूशन कर लेता है अर्थ का, वो टाइम पीरियड आप रखो, ठीक है। जब उन्होंने सॉल्व करा इसको तो उनको वैल्यू मिली 0.0272 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जब उन्होंने 9.8 को, 9.8 क्या है, ये अर्थ के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें मिलती है वो है, 9.8 को जब उन्होंने आर स्क्वायर के फैक्टर से डिवाइड करा, आर स्क्वायर का फैक्टर मतलब ये डिस्टेंस ऑफ द मून एंड अर्थ कितना है, 60 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, जब उन्होंने 60 के स्क्वायर से डिवाइड करा तब भी उनको यही मिला 0.0272 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इस बात से वो बहुत खुश हुए कि ये जो उन्होंने कैलकुलेट करा मैथमेटिकली और दूसरे तरीके से उन्होंने जो डायरेक्ट कैलकुलेट करा मून का एक्सेलरेशन, वो दोनों वैल्यू सेम आ रही थी। इसका मतलब जो उन्होंने बोला कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने न्यूटन साहब ने यहाँ पे बोली, और इनकी थ्योरी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इन्होंने ना सिर्फ थ्योरी दी, ना सिर्फ अपनी बात बोली, बल्कि उस थ्योरी के पीछे की मैथमेटिक्स भी दी कि मैं मैथमेटिकली ये प्रूव करता हूँ कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये बात आज से पहले किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं बोली थी, और बोलने के साथ जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन उन्होंने दिए, मैथमेटिकल प्रूफ इन्होंने दिए, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। इन्होंने अपनी एक बुक प्रिंसिपिया बुक इन्होंने लिखी थी, उसमें ये इसके बारे में बताया था, इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ, ठीक है। तो वर्ल्ड रिनाउंड सब ने इनका अप्रेजल करा और इस तरीके से इन्होंने एक डिस्कवरी बहुत अच्छी करी, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम सब आज जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। तो उनको ये तो पता चल गया कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, उन्होंने ये देखा कि अगर आप इस बॉडी, इन दोनों बॉडीज पर एक दूसरे की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस होगा, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होगी F, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया, ये बॉडी M1 की, ये बॉडी M2 की, इनके बीच का डिस्टेंस R। अब उन्होंने देखा कि अगर मैं इस बॉडी को सोर्स मानूं, इस बॉडी को सोर्स ऑफ ग्रेविटी मानूं, मतलब ये बॉडी अगर इसे खींचे, ये बॉडी अगर इस बॉडी M2 को अपनी तरफ खींचे विद अ फोर्स F, तो इस बॉडी पे जो फोर्स होगा दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू M2, बिकॉज फोर्स इक्वल टू M2 इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सेकेंड बॉडी। उसी तरह से अगर आप इस बॉडी को सोर्स मानो और ये बॉडी अगर इसे खींचे, ठीक है, ये बॉडी M2 बॉडी फिक्स हो और M1 को अपनी तरफ खींचे, तो M1 जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू M1, बिकॉज फोर्स इक्वल टू M1 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और गैलीलियो साहब ने भी ये बात बोली थी कि अगर आप दो बॉडीज को वैक्यूम में ड्रॉप करो तो वो दोनों बॉडीज इक्वल एक्सेलरेशन से नीचे गिरेंगी, ठीक है। दो बॉडीज अंडरगोइंग फ्री फॉल,
ठीक है, विल एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन। कैसे? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक पत्थर और एक पंख को वैक्यूम में गिराया था, तो उन्होंने देखा कि वो सेम एक्सेलरेशन से गिर रहे हैं। दैट इज पत्थर और पंख दोनों पर सेम एक्सेलरेशन लगेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस, बट वो फर्क इसलिए आता है क्योंकि एयर मौजूद है। अगर एयर ना हो तो वो दोनों पे सेम एक्सेलरेशन लगेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। तो इन्होंने बोला कि जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1, दिस फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू m2, ठीक है, इन पे सेम एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। तो यहां से जब इन तीनों बातों को उन्होंने न्यूटन साहब ने कंबाइन करा तो उन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है, जो इन तीनों को मिलाता था, दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। एंड दिस वाज द फेमस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके बारे में न्यूटन साहब ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में भी लिखा था, ठीक है। तो और इस लॉ के कारण वो इतने फेमस हुए थे, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। और ये लॉ देने के बाद लगभग 100 साल के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश, जिन्होंने हाइड्रोजन जो गैस है उसकी भी डिस्कवरी करी थी। और उन्होंने इस थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। उन्होंने लिखा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तक न्यूटन साहब ने दिया, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के एक कांस्टेंट लगाया, इसको g बोला। और इस g को न्यूटन साहब ने बोला कि दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस g की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड करी थी हेनरी कैवेंडिश ने लगभग 100 साल के बाद, ठीक है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस g की वैल्यू को फाइंड करा था, ठीक है। तो g की वैल्यू आप सब जानते हो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हेनरी कैवेंडिश ने ये वैल्यू फाइंड करी थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ठीक है। तो इस तरीके से ये थी हमारी ये हमने इस लेक्चर में आपको पूरी हिस्ट्री बताई ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपने कई चीज़ें सीखी होंगी, कैप्लर्स लॉ भी आपने अच्छे से सीखे होंगे, और न्यूटन का कंट्रीब्यूशन भी आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है ezclasses@gmail.com। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इस लेक्चर से आपको कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, और ये सीखने को मिला कि किस तरीके से डिस्कवरी होती है, कोई चीज़ जो डिस्कवर की जाती है वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप की जाती है, कितना टाइम लगता है, ठीक है, कितने लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, तब वो हमें मिलती है और हम उसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और आज की लाइफ हमारी इतनी आसान है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, कीप लर्निंग।